Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Munib and today we're going to talk about chronic cell injury and cell adaptation. फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, पैथोलॉजी के अंदर आएगा। सेल रिस्पॉन्ड टू इंजरी, बेसिकली क्रॉनिक सेल इंजरी एंड सेल अडॉप्टेशन के अंदर देखते हैं कि सेल रिस्पॉन्ड टू इंजरी इन थ्री पॉसिबल मेजर वेज। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं मैं लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि रिवर्सिबल इंजरी है विद और विदाउट डिजनरेशन, के अगर उसके अंदर कोई डैमेज हो जाता है अब उसके रिवर्स हो जाए। अब उसके केस में क्या है कि या तो डिजनरेशन हुई होगी या डिजनरेशन नहीं भी हो सकती, ठीक है। या तो प्रॉपर वो सेल नॉर्मल की तरह वापस आ जाए, या फिर वो जो है वो मुकम्मल यानी कि थोड़ी बहुत डिफॉर्मिटी के साथ अपना काम करता रहे। दूसरी अडाप्टेशन है कि सेल कम्प्लीटली उस स्ट्रेस को अडाप्ट कर ले। और तीसरा जो है वो डेथ है कि जिसके अंदर जो है वो सेल कम्प्लीटली डाई कर जाएगा, ठीक है। सब लीथल इंजरी कैन लीड टू वैरायटी ऑफ सेल ऑल्ट्रेशन सच एज, सब लीथल से क्या मुराद है कि ऐसी इंजरी जो कि डेथ नहीं कॉज करेगी लेकिन डैमेज कॉज कर देगी। हाइपरप्लासिया प्रोड्यूसिंग मोर सेल्स, अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर कहीं ऐसा डैमेज हो जाता है जैसे हेमाटोपोइटिक सेल्स होते हैं जहाँ से न्यू सेल्स जनरेट होने होते हैं, वहाँ अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उस केस में भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है अगर उसको डैमेज हो जाता है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी प्रोड्यूसिंग मोर ऑर्गेनेली लीडिंग टू एन इंक्रीज इन साइज, अगर सेल इंजरी हो जाती है उसकी केस में हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनेलिज बन रही होती हैं। अब ऑर्गेनेलिज जो सेल के अंदर बन रही है तो सेल का साइज बढ़ता जाएगा, तो इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ये भी सेल इंजरी के रिस्पॉन्स में जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। और एट्रॉफी जिसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज है वो कम होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से सेल और टिश्यू का साइज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो दो इसके अंदर कंडीशन हो सकती हैं, हाइपर ट्रॉफी भी हो सकता है और हाइपोट्रॉफी की जो एट्रॉफी की कंडीशन है वो भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है कि अडॉप्टिव चेंजेस लीडिंग टू चेंज इन सेल साइज नंबर एंड अपियरेंस। बेसिकली तीन ही चीजें ऐसी हैं जिसके जरिए जो है वो सेल इसको रिस्पॉन्ड करता है। इसमें हमारे पास सेल साइज है, बड़ा हो जाएगा या कम हो जाएगा, नंबर है, सेल नंबर बढ़ते हैं जिसको हमने हाइपरप्लासिया कहा, एंड अपियरेंस या उसकी जो स्ट्रक्चरल अपीयरेंस है, स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी हो जाएगी। अडॉप्टिव चेंजेस जो स्ट्रेस और इंजरी उसी को कंटिन्यू कर रहे थे, हाइपरट्रॉफी इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेल और ऑर्गन, हाइपरप्लासिया के ऊपर बात हो गई। पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू इंजरी और स्ट्रेस हो सकता है। और एट्रोफी है जिसके अंदर डिक्रीज इन टिश्यू एंड सेल साइज एंड मेटाप्लासिया चेंज इनटू डिफरेंट सेल टाइप, ठीक है। तो वो उसने डिफरेंट चीजें बता दी हैं कि एक अडॉप्टिव चेंजेस हैं जिसके अंदर उसने हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया की बात कर ली। मतलब ये डिफरेंट चेंजेस, हाइपरट्रॉफी सेल का जो है वो बढ़ जाना, साइज बढ़ जाना, हाइपरप्लासिया जो सेल का नंबर बढ़ जाना। उसके अलावा एट्रोफी जिसके अंदर टिश्यू और सेल का साइज डिक्रीज कर जाएगा, और मेटाप्लासिया जिसके अंदर सेल की जो शेप है वही डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। मुझे अभी तक ये लग रहा है कि ये जो नीचे वाले दो पॉइंट्स हैं, एट्रोफी और जो मेटाप्लासिया, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स की हेडिंग के अंदर आएंगे, और जो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया ये अडॉप्टिव चेंज के अंदर आएंगे। फिर भी मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसी का नेक्स्ट लेक्चर उसके अंदर आपको बता दूंगा पहले से। हाइपरट्रॉफी के ऊपर बात करते हैं। हाइपरट्रॉफी का सिंपल सा मतलब है एक्सेस और नॉरिशमेंट, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑर्गन का या टिश्यू का जो है ना साइज बढ़ जाना। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, पहले जो है सेल का साइज बढ़ेगा, ठीक है। उस सेल के साइज के बढ़ने की वजह से मतलब पहले ऑर्गेनेलिज का साइज बढ़ेगा, उसकी वजह से सेल का साइज बढ़ेगा, और उस सेल के साइज के बढ़ने की वजह से फर्दर ऑन जो है ओवरऑल ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा। डिफरेंशिएटेड फ्रॉम हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी जो है वो हाइपरप्लासिया से डिफर करती है, जिसके अंदर सेल का साइज तो सेम रहता है लेकिन नंबर बढ़ते हैं। मतलब अगर दो सेल थे उसकी डिवीजन इतनी हो जाएगी, दो के चार, चार के आठ, सेल का नंबर बढ़ जाएगा लेकिन सेल का साइज सेम रहेगा। तो हाइपरट्रॉफी है दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, जबकि हाइपरप्लासिया जो है वो नंबर ऑफ सेल्स के अंदर जो है वो इंक्रीज है। ऑल्दो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया आर टू डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस अकर टुगेदर, वो कहते हैं कि हैं दोनों अलग अलग प्रोसेस लेकिन होते एक टाइम पे हो रहे हैं। सेल इंजरी के रिस्पॉन्स में ये दोनों ही हो रहे होते हैं, हाइपरट्रॉफी भी हाइपरप्लासिया भी, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेप्स हैं, ठीक है। Hormonally induced proliferation and enlargement of the cell of uterus during pregnancy, नॉर्मल मैकेनिज्म भी है। जैसे वो कहते हैं कि हार्मोनली का मतलब होता है कि हार्मोन्स की वजह से इंड्यूस प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल का साइज बढ़ जाना, मतलब सेल का नंबर बढ़ जाना, सॉरी, सेल का नंबर बढ़ जाना, दैट इज प्रोलिफरेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ द सेल, होगा सेल का साइज बढ़ जाना। तो हाइपरट्रॉफी जो कि सेल का साइज बढ़ना था,
दैट इज इनलार्जमेंट ऑफ द सेल, एंड द हाइपरप्लासिया दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ द यूटेरस। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो यूटेरस की इनलार्जमेंट हो रही होती है सेल्स की, और सेल्स के नंबर भी बढ़ रहे होते हैं, तो इन दोनों चीज़ों एट अ टाइम हो रही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हो रही हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपरट्रॉफी की, कंटिन्यू कर रहे हैं। सेल सिंथेसाइजेज मोर ऑर्गेनेली एंड सेल इनलार्जमेंट अकर्स। ठीक है, सेल सिंथेसाइज है, सेल ज्यादा ऑर्गेनेली से करता है, वही बात दोबारा दोबारा रिपीट हो रही है, सेल की इनलार्जमेंट हो जाएगी। मोस्ट कॉमन इन स्टीरिएटेड मसल, स्टीरिएटेड मसल जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्टीरिएटेड मसल्स होते हैं, इनके अंदर बारीक बारीक मसल फाइबर्स जो है वो नजर भी आ रहे हैं, स्टीरिएशन हुई होती है। पिछले सेमेस्टर में हमने इसको पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, सेकंड के अंदर खास तौर पे। इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज वर्कलोड, जैसे ही आप वर्कलोड इंक्रीज करते हो तो उसके रिस्पॉन्स में हाइपरट्रॉफी होती है। आसान अल्फाज में, जो मसल ग्रो करते हैं, जब जिम करते हैं बच्चे, जो उसके यार कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में जो है मसल का साइज बढ़ता है। ठीक है, डोले बनना, तो वो क्या है बेसिकली, दैट इज हाइपरट्रॉफी। इंक्रीज वर्कलोड, वही जैसे वजन उठाना। ठीक है, तो जब वर्कलोड उठाते हैं तो उसके स्मूथ मसल में अंडरगो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपर प्लासिया। ठीक है, तो जब आप वर्कलोड का रिस्पॉन्स आता है तो उसके केस में जो स्मूथ मसल होते हैं वो हाइपरट्रॉफी भी होती है उनके अंदर, हाइपर प्लासिया भी होता है। कॉजेज ऑफ हाइपरट्रॉफी यूजुअली इन्वॉल्व डिमांड फॉर इंक्रीज फंक्शन। ठीक है, इसके कॉजेज यानी कि हाइपरट्रॉफी की वजह क्या हो सकती है, पहला वही वर्कलोड जैसे बढ़ जाएगा, इंक्रीज वर्कलोड ऑन मसल एंड रिजल्टेंट हाइपरट्रॉफी ऑफ दैट मसल इन वेट लिफ्टर। वही बात जो स्केलेटल मसल्स की मैंने बात की, कि जब आप इसको उठाते हैं, वो अपना मसल्स उसको कोई वेट उठाते हैं, कोई वजन उठाते हैं, तो उसकी दैट इज इंक्रीज्ड वर्कलोड। तो उसके केस, उसके रिस्पॉन्स में जो सेल इनराजमेंट जो होती है, सेल इनराजमेंट में दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले ऑर्गेनेली इनराज होगी, उसके बाद जो है वो सेल का साइज बढ़ता है, और उसके बाद जो है वो ऑर्गन का साइज बढ़ता है। ठीक है, तो ऑर्गन के साइज के बाद जो है वो मतलब कि उसको प्रॉपर, और अगर आप मसल्स की बात करते हो तो इसके अंदर डेफिनेटली ऑर्गेनेलिज का साइज बढ़ेगा, और उसकी वजह से सेल साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका टिश्यू दैट इज द मसल वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसके अंदर वो है क्रॉनिक एक्सपोजर टू ड्रग। ये भी क्योंकि हम कॉजेज ऑफ हाइपरट्रॉफी पढ़ रहे हैं, हाइपरट्रॉफी पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर वो कहते हैं कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि जिसकी अगर उनका ओवर इनटेक हो जाए तो उसकी केस में भी हाइपरट्रॉफी होती है। इनलार्जमेंट ऑफ एससीआर इन हेपेटोसाइट्स, कि अगर आपने किसी ड्रग, क्योंकि आपको पता है जो लीवर है दैट इज मेटाबोलाइजर ऑफ ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसकी जो क्लियरेंस होती है वो लीवर ने करनी होती है। ठीक है, अब जो लीवर है, जितने भी ड्रग्स हैं वो लीवर में जाने हैं, तो अगर आप ओवर इनटेक ऑफ स्पेसिफिक ड्रग कर रहे हैं तो उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाएगी हेपेटोसाइट्स की। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेपेटोसाइट कौन है, लीवर के सेल्स, उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो जब ओवर ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका साइज बढ़ जाएगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से लिवर के सेल्स का साइज बढ़ जाएगा, दैट इज लिवर हाइपरट्रॉफी। इंक्रीज साइज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड आरईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का साइज बढ़ जाना, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ड्रग्स की रिस्पॉन्स में कि अगर आप ओवर इनटेक ऑफ ड्रग करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, इनके साइज बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, इसके अलावा सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्रोटीन्स होती हैं अ, अ, वो उनके अगर सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन है, कोलेजन है, सिक्रीशंस लिखा हुआ है, सिक्रीटिन्स है बेसिकली, सिक्रीशंस है, डिफरेंट सिक्रीशंस है जो कि प्रोटीन इन नेचर हो सकती हैं, वैसे सिक्रीटिन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्रीशन लिखा है, तो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सिक्रीशन जो कि प्रोटीन इन नेचर है, मसलन हार्मोन्स। ठीक है, तो इनकी अगर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जो कि ब्लड के अंदर फ्लो करती हैं, उन प्रोटीन्स की इंक्रीज हो जाना। ठीक है, और कोलेजन जो है ये आपके नेल्स के अंदर होता है, स्किन के अंदर होती है, सॉरी, और गम्स के अंदर कोलेजन होती है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर की प्रोटीन है, तो इनकी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली इट विल बी हाइपरट्रॉफी। ऑर्गेनेली इंक्रीज इन साइज बाय डुप्लीकेशन ऑफ मेम्ब्रेन, और आगे उसने बताया कि जो हमने स्टार्ट बात की कि ऑर्गेनेली जो है वो बढ़ती है, उसका साइज बढ़ता है, तो अगर ड्रग तो वो कैसे बढ़ता है, बेसिकली उसके अंदर जो उसकी मेम्ब्रेन है उसकी डुप्लीकेशन हो रही होती है, जितनी भी उसके अंदर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की डुप्लीकेशन, उसके अपनी बाकी और ऑर्गेनेलिज की मेम्ब्रेन की डुप्लीकेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से सेल का जो है वो साइज बढ़ता है। ठीक है, ऑर्गेनेली का साइज बढ़ता है, सेल का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से टिश्यू का साइज और ऑर्गन ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है। इसी को, उस ओवरऑल पूरे को हम हाइपरट्रॉफी कह रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल एडजस्टमेंट टू एटीपी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल,
अब माइटोकॉन्ड्रियल एडजस्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेसिकली वो एडजस्ट करता है एटीपी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल साइज ऑफ न्यूक्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्यों बढ़ेगा? क्यों? जैसे ही सेल का साइज बढ़ेगा तो सेल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, एक चीज ये भी, और दूसरा ये कि जब आपने वर्कलोड ऐड किया तो सेल को काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। अब ज्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना साइज बढ़ा लेगा टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एटीपी। तो बाकी पिछली ऑर्गेनाइज जो है वो ड्रग के रिस्पॉन्स में भी आ रही थी, ठीक है, जिसकी उसने सारी वजह दे दी है। उसके अलावा ये है कि मतलब अगर ड्रग्स की बात करेंगे तो उसकी वजह से क्या क्या होते हैं वो हमने पॉइंट ऊपर कवर कर लिए हैं। अलग से भी बात करते हैं कि जो एटीपी की रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाती है, जब वो वर्कलोड आप देते हो, तो उसके रिस्पॉन्स में माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बढ़ेगा तो ऑर्गेनेली का, माइटोकॉन्ड्रिया देन ऑर्गेनेली, तो उसकी वजह से जो है वो ओवरऑल सेल का साइज भी बढ़ जाएगा। साइज ऑफ द न्यूक्लियाई एंड प्रोपोर्शन ऑफ यूक्रोमेटिन आल्सो रिफ्लेक्ट सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल्स। अब इसके अंदर कहता है कि जो न्यूक्लियर लाए होता है बेसिकली वो न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है, और यू क्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन भी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ, यानी कि वो क्रोमोसोम जो सारे आपको पता होगा, 9th क्लास के अंदर न्यूक्लियस का चैप्टर पढ़ा, तो न्यूक्लियस के अंदर एक और स्पॉट होता है ब्लैक कलर का डार्क स्पॉट, ठीक है। उसको वो न्यूक्लियर लाए होता है, ठीक है। और उसके साथ ही यू क्रोमेटिन होता है जो कि कंडेंस्ड जो है ना, आप कह लो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इनका जितना साइज होगा ये भी डिसाइड करेंगे, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि सिंथेटिक एक्टिविटी कितनी ज्यादा जो है ना वो चल रही है, क्योंकि दीज आर द साइट्स वेयर जहाँ से डीएनए आरएनए मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। तो जितनी भी सिंथेसिस प्रोसेस है ऑर्गेनेलिज के, वो यहाँ से इनके साइज पे डिपेंड करेगी। डेफिनेटली जितनी ज्यादा प्रोटीन बन रही है उतने ही ज्यादा इनका साइज होगा, ठीक है। तो ये भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि कितना जो है ना वो वर्कलोड पड़ गया, और उसके हिसाब से फिर इनलार्जमेंट हो जाती है। व्यू आसान अल्फाज में यही है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होनी है तो वो किस वजह से होनी है, जब जो हमारा न्यूक्लियोलाई है और जो क्रोमेटिन यू क्रोमेटिन है, इनका जो है वो साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो भी सेल साइज की इंक्रीज को आते हैं हाइपरट्रॉफी। यू क्रोमेटिन इज लाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन enriched in gene often under active transcription. Most active portion of the genome within the cell nucleus, 92% of the human genome is euchromatic। वो कहते हैं euchromatic क्या है? स्लाइटली पैक्ड क्रोमेटिन जो है दैट इज कंडेंस्ड जो क्रोमोसोम्स, उसकी जो लाइटली पैक्ड फॉर्म है, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होंगे उसके अंदर, उसको हम कहेंगे यूक्रोमेटिन। वो कहता है कि ये वो रीजन होता है जहाँ पे जीन्स की हाईली प्रेजेंस होती है, ठीक है। ऑफन अंडर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक्टिव होता है मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ द जीनोम विद इन द सेल। अच्छा, जो ओवरऑल ह्यूमन जीन्स है ना, एक पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर या ओवरऑल एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने जीन्स हैं उसका 92% जो है वो यूक्रोमेटिन फॉर्म के अंदर मौजूद है। और बाकी ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा एक्टिव पोर्शन ओवरऑल जीनोम का यही होता है। अच्छा, ये थी फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी के मतलब हम बात कर चुके हैं, जो कि फंक्शनल हाइपरट्रॉफी है। जैसे आपने मतलब उसके रिस्पॉन्स में ना फंक्शनल हाइपरट्रॉफी है कि फंक्शन के लिए फंक्शनल बेसिस पे काम ज्यादा करने की खातिर जो है वो हाइपरट्रॉफी की गई, ठीक है, सेल का साइज बढ़ा। कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है जैसे कि किडनी के अंदर होती है, इंक्रीज लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन बट नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शनल कैपेसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज साइज। कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है कि अगर जो है किसी वर्कलोड को कंपनसेट करना है, ठीक है। फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी एक नॉर्मली फंक्शनिंग के हिसाब से जो है वो सेल का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, नॉर्मल जो एक नॉर्मल बढ़ता है डेफिनेटली जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। एक कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी के टू मैनेज द वर्कलोड, एकदम से वर्कलोड बढ़ गया, इंक्रीज लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन बट नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शनल कैपेसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज साइज। के नेफ्रॉन का जो साइज बढ़ जाता है, साइज क्यों बढ़ रहा है? ताकि जो एक ओवरऑल वर्कलोड बढ़ रहा है, एक ओवरऑल जो विद टाइम उसको वाटर एक्सक्रीशन एबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, उसको कंपनसेट करने के लिए, तो इंक्रीज वर्कलोड को कंपनसेट करने के लिए जो हाइपरट्रॉफी की जाती है, जैसे कि वो कहते हैं कि नेफ्रॉन का साइज बढ़ जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है नेफ्रॉन की, लेकिन उसके नंबर नहीं बढ़ते, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। इन मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर फार ड्यू टू स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी आउटफ्लो ट्रैक। स्टेनोसिस क्या होता है? रुक जाओ एक मिनट, मैं स्टेनोसिस देख लूँ। अ, मुझे यही लग रहा है कि वही, अगर जो बाहर से प्रेशर बढ़ जाता है तो दिल को ज्यादा काम करना पड़ेगा।
रुक जा, बल्कि ज्यादा बेहतर है मैं गूगल कर लूँ। स्टेनोसिस, नैरोइंग। हाँ ठीक हो गया, वही बात होगी कि अगर उसको नैरो हो जाएगा, जो पल्मोनरी होता है, बेसिकली पल्मोनरी आउटफ्लो ट्रैक अगर नैरो हो जाएगा, तो उसके केस में दिल को जो इसका राइट वेंट्रिकल है, बेसिकली वो राइट वेंट्रिकल क्या होता है, जो कि राइट वेंट्रिकल वो होता है जो कि पंप कर रहा होता है सारा ब्लड लंग्स की तरफ, ठीक है। तो अगर लंग्स की तरफ कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, एंड व्हेन इट विल पुट ऑन हायर प्रेशर टुवर्ड्स दैट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसको मतलब कि ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करने की वजह से जो मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरटेंशन भी इसके अंदर आ जाता है। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को कहते हैं। तो जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर किस वजह से हो सकता है, डेफिनेटली अगर इंक्रीज ब्लड प्रेशर है तो उसको मैनेज करने के लिए ब्लड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर दे रहा होता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उसको पंप कर रहा होता है। उसके अंदर भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। एथलेटिक हाइपरट्रॉफी हो सकती है, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है तो उसका डेफिनेटली जितनी तेज़ वो भागता है, दिल उतनी तेज़ काम करता है टू मैनेज द ओवरऑल ब्लड सप्लाई, और ऑक्सीजन की सप्लाई को तमाम सेल्स तक पहुंचाने के लिए उसको हायर काम करना पड़ता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी ये बीमारी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और कंजेनिटल हार्ट डिजीज और डिजीज कंडीशन के अंदर भी इसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। अब क्यों इनलार्जमेंट होती है, मतलब हाइपरट्रॉफी क्यों होती है, इनलार्जमेंट ऑफ द मायोफाइब्रिल विद इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर स्ट्रोमा मेकिंग मायोकार्डियम स्टिफ मे सफर फ्रॉम हाइपॉक्सिक इंजरी ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। वो कहते हैं कि जो मायोफाइबर्स होते हैं वो इसके इसका पार्ट होता है। मायोफाइबर्स जो है बेसिकली वो होते हैं, वो चीज होती है, मतलब ऐसे फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से मसल बनता है, और वो मसल आगे पूरा दिल बना रहे हैं, ठीक है। तो मायोफाइबर इनलार्जमेंट हो जाएगी, और उसके अंदर जो स्ट्रोमा है, जो लिक्विड पोर्शन होता है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, उसकी भी यानी कि एक्युमुलेशन होगी इंट्रासेलुलर सेल्स के दरमियान, जो स्ट्रोमा है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि मायोकार्डियम, वो जो ओवरऑल आपकी जो लेयर है, जो हार्ट की वॉल होती है, वो स्टिफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। अब हार्ड होने की वजह से जो हार्ट है वो सही तरह से पंप नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब वो सही तरह से पंप नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई सेल बॉडी को नहीं मिल पाएगी, और जब बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फाइनली जो है ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, जिसको हाइपॉक्सिक इंजरी कहते हैं। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की लो अवेलेबिलिटी होगी, उसके बाद इंजरी होगी, और वो इंजरी क्या होगी, हमने कल उसको डिस्कस किया हुआ है, हाइपरप्लासिया। ग्रीक वर्ड फॉर्मेशन और हाइपरजेनेसिस, मतलब ये है कि लास्ट टाइम उसका जो मतलब था वो लिटरल मीनिंग दोनों के आप लोगों ने याद कर लेने, हाइपरट्रॉफी का भी और हाइपरप्लासिया का भी। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू रिजल्ट फ्रॉम सेल प्रोलिफरेशन। अभी तक हम बात कर रहे थे सेल का वॉल्यूम इंक्रीज या सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि सेल का नंबर भी इंक्रीज कर सकता है। इट मे लीड टू ग्रॉस एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन, कि सेल का जब नंबर बढ़ेगा तो उसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गन का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। समटाइम कंफ्यूज विद बिनाइन नियोप्लाजिया और बिनाइन ट्यूमर, जिसको जो कि कभी कभार इस तरह लगता है कि ये बिनाइन, बिनाइन का मतलब है कि वो नियोप्लाजिया मतलब नए सेल्स, और न्यू बनना, लेकिन वो कैंसरस होते हैं। बिनाइन नियोप्लाजिया या बिनाइन ट्यूमर जो है, इट्स अबाउट कैंसर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये हाइपरप्लाजिया जो है ये नॉर्मल मैकेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन इसको क्योंकि जो नियोप्लाजिया या जो कैंसर है उसके अंदर भी इसी तरह होता है कि लोथड़े बन रहे होते हैं। लोथड़े से बना होता है, सेल के क्रम्स बनने हैं, सेल पे सेल के साथ नया सेल, उसके साथ नया सेल, मल्टीपल डिविजन हो रही होती हैं, ठीक है। तो वो कैंसर की अलामत होती है, ठीक है। कहते हैं उसके साथ ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो सेल का नंबर बढ़ रहा है। इंक्रीज माइटोटिक डिवीजन एंड नंबर ऑफ सेल, डेफिनेटली जब नंबर डिवीजन, जितनी ज्यादा डिवीजन बढ़ते जाएंगे उतना ही नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे। इंक्रीज साइज ऑफ अ टिश्यू एंड ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन एंड मे अपीयर ग्रॉसली एज हाइपरट्रॉफी। वो कहते हैं कि बेसिकली साइज बढ़ रहा है, तो साइज की वजह से ओवरऑल ऑर्गन बढ़ेगा, जो कि लगेगा क्या हुआ है, हाइपरट्रॉफी हुई है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट दोनों के अंदर देखोगे तो वो क्या है, ऑर्गन का साइज बढ़ गया है, ठीक है। ऑर्गन का नंबर तो नहीं ना बढ़ता, सेल का नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज बढ़ गया। पिछले वाले में हाइपरप्लासिया के अंदर हम क्या देखते थे, सेल का भी साइज बढ़ता था जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज बढ़ रहा था। तो दोनों केसेस में ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, लेकिन पहले केस में सेल साइज के बढ़ने की वजह से ऑर्गन साइज बढ़ा था, और इस बार सेल के नंबर बढ़ने की वजह से ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखते हैं, ग्रॉस का मतलब होता है ओवरऑल, मतलब ब्रॉडर व्यू लेते हैं जब आप, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली जब आप देखेंगे, सेल रिजेंबल नॉर्मल सेल बट आर इंक्रीज नंबर। सेल ऐसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल सेल होते हैं, लेकिन उनका नंबर बढ़ चुका होता है। सेलुलर हाइपरट्रॉफी हुई होती है। सेलुलर लेवल पे भी देखेंगे तो सेल सेल जो है वो ग्रो भी किए होंगे, मतलब सेल का साइज भी बढ़ गया, और उनका थोड़ा बहुत उनका सेल भी साइज भी बड़ा होगा, और ओवरऑल जो है उनकी जो है वो नंबर बड़े होंगे, जिसकी वजह से ऑर्गन साइज बढ़ा है, ठीक है।
ability of different adult cell types to undergo hyperplasia varies. डिफरेंट सेल्स हाइपरप्लासिया में कितना किस तरह जाते हैं वो डिफरेंट सेल्स की टाइप्स पर डिपेंड करता है. लायबल सेल्स readily become hyperplastic, routinely proliferate in normal substances. लेबाइल सेल, लेबाइल सेल कौन से होते हैं ये भी गूगल करना पड़ेगा. ये वो सेल्स हैं जिनको वो कह रहा है कि अच्छा उसमें नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. ऐसे सेल जो कि लेबाइल सेल्स कौन से होते हैं, ऐसे सेल जो कि फौरन से हाइपर प्लासिया की कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं, और यानी कि इसको ज्यादा उनके अंदर हाइपरप्लासिया की कंडीशन ज्यादा होती है. ठीक है. अब उसके अंदर वो कहता है कि जिस तरह उसने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, लेबाइल सेल्स कौन से होंगे जो कि बार बार हाइपर प्लाजिया की कंडीशन में जाते हैं, जिनके अंदर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. और ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर ही जो है ना वो अपने सेल्स की प्रोलिफरेशन निकाल रहे होते हैं. जैसे कि एपिडर्मिस, आपकी स्किन बार बार उतरती है, बार बार जो है वो नए सेल बन रहे हैं, कंटिन्यूस है. ठीक है. इंटेस्टाइनल एपिथेलियम आपको पता है एसिड प्रोड्यूस हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर, तो उस एसिड को कंपनसेट करने के लिए जो है यहाँ पे मतलब डेफिनेटली आपकी जो इंटेस्टाइनल वॉल है वो डैमेज हो रही है, तो वो डैमेज होती जाती है, साथ साथ नए सेल बन रहे हैं, डैमेज हो रही है, नए सेल बन रहे हैं, और ये दिनों के अंदर काम हो रहा है. हर दूसरे चौथे दिन, तीसरे चौथे दिन मेरे ख्याल जब आपके नए सेल्स बन रहे होते हैं. ठीक है. बोन मैरो सेल्स डेफिनेटली वहां से जो है नए ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, तो वहां पे भी इसकी कंडीशन इसी तरह की कंडीशन कॉन्टिन्यूस जो है वो सेल का नंबर जो है वो बढ़ रहा होता है. परमानेंट सेल्स है, न्यूरॉन है, कार्डियक हैं, स्केलेटल मसल्स, मायोसाइट्स हैं. वेरी लिटिल कैपेसिटी टू रीजनरेट और बिकम हाइपरप्लास्टिक. ठीक है. अब वो कहते हैं कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जहाँ पे हाइपर प्लास्टिया जो है ये कंडीशन बहुत कम होती है. ठीक है. उनके अंदर वो कहता है कि जैसे न्यूरॉन्स हैं, कार्डियक सेल्स हैं, स्केलेटल मसल के मायोसाइट्स हैं. ठीक है. ये बढ़ नंबर में नहीं बढ़ते, इनका साइज बढ़ता है. ठीक है. इनके अंदर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, हाइपरप्लासिया इनके अंदर नहीं होती. ठीक है. न्यूरॉन्स हैं, डिवाइड नहीं होती. ठीक है. कार्डियक सेल्स हैं, डिवाइड नहीं होती, इनका साइज बढ़ता है. ठीक है. ये वो सेल्स हैं, इनको हम परमानेंट सेल कहेंगे, स्टेबल सेल कहेंगे, इनके अंदर डिवीजन नहीं होती, इनका सिर्फ जो है वो साइज बढ़ेगा. ठीक है. इनकी लिटिल कैपेसिटी है, वेरी लिटिल कैपेसिटी टू बिकम हाइपरप्लास्टिक. बोन है, कार्टिलेज है, स्मूथ मसल है, इंटरमीडिएट इन देयर एबिलिटी टू बिकम हाइपरप्लास्टिक स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस. ठीक है. और ये परमानेंट सेल्स हमारे हो गए. और दूसरे जो तीसरी टाइप आ गई हमारी स्टेबल सेल. पहली टाइप कौन सी थी, हाइपरप्लास्टिक सेल्स, उसके अंदर हमने एग्जांपल्स कर ली. उसके बाद दूसरी टाइप आ गई हमारी परमानेंट सेल्स, जिसके अंदर हमने एग्जांपल्स कर ली. और तीसरी होती है स्टेबल सेल, जो कि दरमियान में कहीं होते हैं, ना तो वो बहुत ज्यादा हाइपरप्लास्टिक होते हैं, ना ही बिल्कुल ही हाइपरप्लास्टिक नहीं होंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. वो एक दरमियानी सी कंडीशन में आते हैं, जहाँ पे वो इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब दरमियानी सी उनके कैपेबिलिटी, बहुत ज्यादा हाइपर प्लास्टिक नहीं होते, लेकिन हाइपर प्लास्टिक होते हैं, जैसे कि यूटेरस के स्मूथ मसल्स हैं. ठीक है. वो उनके अंदर हाइपर प्लास्टिक होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी आपकी इंटेस्टाइनल स्किन के अंदर या इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर हो रही है. ठीक है. और इतनी कम भी नहीं होती जिस तरह के न्यूरॉन है, जिसके अंदर होती ही नहीं है. न्यूरॉन्स के अंदर डिवीजन नहीं होती, सिर्फ उनका साइज बढ़ सकता है. हार्ट सेल्स के अंदर डिवीजन नहीं होती, सिर्फ इनका साइज बढ़ सकता है. हाइपरप्लासिया की दो कंडीशन हो सकती हैं, फिजियोलॉजिक हाइपरप्लासिया और पैथोलॉजिक हाइपरप्लासिया. फिजियोलॉजिक हाइपरप्लासिया के अंदर आगे फर्दर दो टाइप्स हैं. हार्मोनल हाइपरप्लासिया, जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड एपिथेलियल प्रोलिफरेशन बिफोर लैक्टेशन. लैक्टेशन से मुराद है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उससे पहले जो है उसके अंदर सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है. ठीक है. सेल एपिथेलियल सेल जो होते हैं, मेमोरी ग्लैंड के एपिथेलियल सेल, उनकी जो ग्रोथ हो रही होती है, मतलब उनकी जो डिवीजन होनी होती है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रेग्नेंट यूटेरस, और जो यूटेरस का जो साइज बढ़ रहा होता है उसके अंदर भी हाइपरप्लासिया होती है. दैट इज हार्मोन के रिस्पॉन्स में होता है ये सारा काम. उसके अलावा कंपनसेटरी हाइपरप्लासिया है, जिसके अंदर वो कहता है कि अकर व्हेन अ पोर्शन ऑफ एन ऑर्गन इज लॉस्ट इफ स्किन इज अबॉर्डेड एपिडर्म. जिस तरह ये कंपनसेटरी, जिस तरह स्किन अगर छिली जाए स्किन तो नहीं बन जाती है, तो ये कंपनसेट कर रहा है, वो लॉस जो हो गया है सेल्स का, उसको कंपनसेट करने के लिए कर रहा है. ठीक है. रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ लिवर कैन कॉज माइटोसिस रिमेनिंग हाइपेटोसिस रिजल्टिंग इन रिस्टोरेशन ऑफ लिवर इज नॉर्मल साइज. कि लिवर, आपने अक्सर सुना होगा कि जो जिगर होता है वो ट्रांसप्लांट होता है, एक बंदे से दूसरे को दिया जाता है. तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली लिवर का एक सिर्फ पोर्शन काटा जाता है, उसको काट के दूसरे पर्सन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है. अब लीवर के जो सेल्स हैं उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दोबारा ग्रो कर सकते हैं. तो जहां से लीवर लिया गया है उसके अंदर भी वो लीवर पूरा का पूरा जो है वो करेक्ट हो जाता है. ठीक है. और मतलब वो ठीक हो जाता है, बाकी रिपेयर हो जाते हैं, रीजनरेट कर लेता है अपने आप को, सेल्स नए बनते हैं, डिवीजन होते हैं. और जिसके अंदर वो लीवर का टुकड़ा लगाया जाता है उसके अंदर भी वो सेल अपने आप को ग्रो करके पूरा एक लीवर जो है वो रीजनरेट हो जाता है उसके अंदर. ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है
लिवर जनरेशन है हाइड्रोप्लासिया। लिवर रीजनरेशन का, लिवर जो है वो बेसिकली अपना ग्रो जो लॉस्ट पार्ट है उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। ओनली विजिबल ऑर्गन दैट पोजेस द कैपेसिटी टू रीजनरेट कैन रीजनरेट आफ्टर एदर सर्जिकल रिमूवल और केमिकल इंजरी। किसी किस्म की अगर केमिकल इंजरी, जो कि मैंने अभी बताया था कि ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है, अब उसको कवर करने के लिए या सर्जिकली अगर रिमूव किया गया है तो उसके रिस्पॉन्स में भी ये रीजनरेशन हो सकती है। एज लिटिल एज 51% ऑफ ओरिजिनल लिवर मास कैन रीजनरेट टू इट्स फुल साइज। आप किसी एक लिवर में से, जो हेल्दी लिवर है, उसका 49% पोर्शन काट दें, ठीक है, 49% पोर्शन काट के किसी और को डोनेट कर दें, वो 51% जो पीछे पड़ा है लिवर, वो पूरा उसके पास एबिलिटी है कि वो पूरा का पूरा दोबारा न्यू लिवर बन जाए, ठीक है। यानी कि वो अपना 49% जो है उसको रीजनरेट कर ले। प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन मैमल इज मेनली कंपनसेटरी ग्रोथ बिकॉज ओनली द mass of liver is replaced, not the shape। तो कहते हैं कि जो इसके अंदर रीजनरेशन होती है मैमल्स के अंदर, वो बेसिकली कंपनसेटरी ग्रोथ है, क्योंकि जो लिवर का मैस है वो रिप्लेस होता है, उसकी शेप नहीं आती, ठीक है। जो मतलब वो फिर किसी भी शेप में ग्रो कर सकता है। पहले तो एक लिवर का एक स्पेसिफिक शक्ल है ना, बाद में सेल्स को नहीं पता उन्होंने स्पेसिफिक शक्ल में ग्रो करना है, ठीक है। वो ओवरऑल एक लिवर तो बन जाएगा लेकिन उसकी स्पेसिफिक शेप नहीं होगी, जो रीजनरेट नहीं होगी, ठीक है। इन लोअर स्पीशीज है जो फिश बोथ लिवर साइज एंड शेप कैन बी रिप्लेस। लेकिन जो लोअर स्पीशीज होती हैं उनके अंदर दोनों कंडीशन हो सकती हैं कि लिवर का साइज भी जो ग्रो कर सकते हैं, ये मतलब वो रीगेन हो सकता है, और उसकी जो ओरिजिनल शेप होती है वो भी रीजनरेट की जा सकती है, जबकि मेमल्स के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। हाइपरप्लासिया, इसके अंदर पैथोलॉजिक हाइपरप्लासिया दूसरी कंडीशन है। ये डिजीज कंडीशन को कह सकते हैं या एक्सेसिव कंडीशन को कह सकते हैं। इसके अंदर ये है कि एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन है, टारगेट सेल है, क्रॉनिक इरिटेशन है, कि हार्मोन्स की सीवियर स्टिमुलेशन आ जाए, कोई सेल टारगेट हो जाए, यानी कि किसी के ऊपर सेल की, ठीक है, या क्रोनिक इरिटेशन हो जाए। इरिटेशन किसी भी रिस्पांस में हो सकती है, केमिकल ड्रग किसी किसी के रिस्पांस में हो सकती है, कोई उल्टी सीधी चीज खा लिया, कोई खाना रिएक्ट कर गया, तो उस केस में जो है वो हाइपरप्लासिया कंडीशन आ सकती है। प्रोलॉन्ग्ड प्रोजेस्टेरॉन सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया ऑफ यूटेरस। अब ये हार्मोनल बेस है कि जो एंड यूटेरस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग से मुराद है यूटेरस की जो इनर लाइनिंग है, उसके ऊपर जो है वो उसकी हाइपरप्लासिया हो जाना। किसके रिस्पॉन्स में? प्रोजेस्टेरॉन के रिस्पॉन्स में। तो ये पूरी एक टर्म है कि प्रोजेस्टेरॉन के रिस्पॉन्स में यूटेरस की एंडोमेट्रियल सिस्टिक एंडोमेट्रियल जो है ना वो हाइपरप्लासिया हो जाना। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, फोल्डिंग ऑफ एन इंक्रीज नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल, म्यूकोजा थिकन, डायलेशन ऑफ ग्लैंड एंड सिस्ट फॉर्मेशन विद इन म्यूकोजा। म्यूकोजा जो है वो उसकी एंडोमेट्रियम की जो है ना उसकी मतलब एंडोमेट्रियम जो है वो यूटेरियल लाइनिंग है, उसका एक पार्ट है, या उसके जो सेंट्रल लेयर होती है जो बैक साइड पे, मतलब सबसे इनर जो लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम। उसको उसको कोई और नाम भी रखते हैं। उसके पीछे होती है म्यूकोजल लेयर। तो बेसिकली क्या होगा, एपिथेलियल सेल्स बेसिकली जो इनर सबसे अंदर वाली साइड है, जो कि एक्सपोज होते हैं बेबी साइड पे, ठीक है, जहाँ पे बेबी होता है ना, तो बेबी से जो साइड एक्सपोज होती है वो आपकी होती है मतलब उस मदर की होगी, वो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होगी। उसके अंदर मल्टीपल डिविजन होंगी और फोल्डिंग होगी, ठीक है। और जो म्यूकोजा होगा वो थिकन, म्यूकोजा से मुराद है वो जो उससे बैकवर्ड लाइनिंग है, जो मसल लाइनिंग है, वो थिक कर जाएंगे, ठीक है, वो मोटा हो जाएगा। डायलेशन ऑफ ग्लैंड एंड सिस्ट फॉर्मेशन विद इन म्यूकोजा। और जो म्यूकोजा वो लाइनिंग होती है जिसके अंदर मतलब सबसे आगे जो है एपिथेलियल लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग के बैक साइड पे जो है वो म्यूकोजल लाइनिंग होती है। म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर मौजूद होते हैं ग्लैंड्स। अगर म्यूकोजल लाइनिंग जो है वो थिक कर जाएगी तो उसके अंदर जो ग्लैंड्स होंगे वो भी थिक कर जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो सिक्रीशन है वो वहीं स्टक कर जाएंगी, और उन सिक्रीशन के स्टक करने कर जाने की वजह से वहां पे सिस्ट बन जाएंगे, जिसको गिल्टियां कहते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस इफ स्टिमुलस इज रिमूव। अगर आप वो प्रोजेस्टेरॉन को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं तो उसकी वजह से ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, और जो है वो प्रोसेस जो है यूटेराइन लाइनिंग वाला जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्ट जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगे। सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लासिया डिपेंड्स अपॉन अफेक्टेड सेल एंड कॉज। जो सेल अफेक्ट हुआ है, जो उसका कॉज पे डिपेंड, अब कौन सा सेलुलर मैकेनिज्म हाइपरप्लासिया का। हॉर्मोन्स ट्रिगर सेल रेप्लिकेशन, वही पुरानी वाली बात है। इंक्रीज रिसेप्टर फॉर ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर होते हैं बॉडी के अंदर जो कि ग्रोथ करवा रहे होते हैं। अगर ग्रोथ फैक्टर का जो है उसको स्टिमुलस कोई ज़्यादा स्ट्रांग मिल गई है, तो वो इतने स्टिमुलाई इतने जो है वो स्टिमुलेट हो गए हैं कि वो ओवर डिवीजन करवा देंगे सेल की,
एक्टिवेशन ऑफ सेल सिग्नलिंग पाथवेज बाय साइटोकाइंस। साइटोकाइंस बेसिकली इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन होती हैं, तो उसके केस में भी अगर उनकी वजह से कोई सेल सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी इस प्रोसेस को इनिशिएट करवा देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो जाते हैं उसके अलावा, जिसके अंदर सेल प्रोलिफरेशन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं कि ऐसे सेल जिन्होंने आगे मतलब प्रोटीन जिनकी वजह से बन रही होती है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, उसकी वजह से अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डेफिनेटली देयर विल बी हायर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, व्हाटएवर दैट इज। ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर ऑन जो है वो सेल साइज बढ़ेगा। ठीक है, सेल का नंबर भी बढ़ सकता है, डिवीजन ज़्यादा हो रही है। इन रीजनरेशन फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ पैरेन्काइमा, स्टेम सेल टर्न ऑन एंड लीड टू अप्रोप्रिएट सेल रेप्लिकेशन। जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है पैरेन्काइमा या स्टेम सेल्स के अंदर, मतलब पैरेन्काइमा की रीजनरेशन के लिए स्टेम सेल टर्न ऑन एंड लीड टू अप्रोप्रिएट सेल रेप्लिकेशन। स्टेम सेल बेसिकली वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर मतलब जिनको पता नहीं होता कि हम कौन सा सेल बनेंगे, मतलब वो बेसिक सेल है। ठीक है, बाद में उनको स्पेसिफाई किया जाता है कि आप ब्लड सेल बनेंगे, आप मसल का सेल बनेंगे, आप बोन का सेल बनेंगे, वट एवर द रिक्वायर्ड पार्ट इज। ठीक है, तो स्टेम सेल इज बेसिकली अ बेबी सेल, एक ऐसा सेल जिसको नहीं पता कि वो क्या है। ठीक है, बाद में उसको स्पेसिफाई किया जाता है, उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होती है, जिससे उसको क्लियर होता है कि मैं लिवर का सेल बनाऊं, मुझे मसल का सेल बनना है, जिस भी तरफ वो जाना रिक्वायर होता है, उसको फिर उस साइड पे भेज दिया जाता है। ठीक है, ताकि सेल रेप्लिकेशन की जा सके। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो है वो हाइपरप्लासिया होती है, कंडीशन होती है। दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 1, दैट इज सेल अडॉप्टेशन 1। अभी इसके बाद सेल अडॉप्टेशन 2 भी है, उसका भी एक लेक्चर होगा, तो उसके बाद फिर ये कवर हो जाएगा।